एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस लेक्चर में एक और आर्टिकल कवर करेंगे जो कि को लेंडिंग के ऊपर आया है और बैंक्स को क्यों कॉन्शियस रहना चाहिए उसके बारे में ये आर्टिकल बात करता है। बट इसमें ना को लेंडिंग का पूरा कंसेप्ट नहीं बताया गया है इस आर्टिकल में। तो अगर आप को लेंडिंग के ऊपर लेक्चर चाहते हो मेरी तरफ से तो आप को लेंडिंग कमेंट में छोड़ जाना। अगर लगेगा मुझे कि आप लोगों को इंटरेस्ट है इस लेक्चर में तो फिर मैं को लेंडिंग को अलग से कवर कर दूंगा, ठीक है। और अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप सामने आपके लिंक आ रहा है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। और मेरे नोट्स और मेरे पीआईबी वगैरह के सारे समरीज और उसके एमसीक्यूज वगैरह को लेने के लिए आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। लेट्स स्टार्ट कि आर्टिकल क्या कहता है। तो आर्टिकल सबसे पहले प्राइवेट बैंक्स के कॉशन अप्रोच के बारे में बात करता है। वो कहता है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आर हेजिटेंट टू साइन मल्टीपल को लेंडिंग पार्टनरशिप विद एनबीएफसीज। मैं छोटा छोटा समझा देता हूँ को लेंडिंग होती क्या है। तो को लेंडिंग में क्या होता है कि बैंक और एनबीएफसीज, वो कोई फिनटेक कंपनी भी हो सकती है, ये इकट्ठे मिलकर के कहते हैं ना कि लेंडिंग करते हैं बोरोर्स को, राइट। तो उसमें कहीं ना कहीं जो प्राइवेट बैंक्स हैं वो इस टाइम पे हेजिडेंट है, ठीक है। वो मल्टीपल को लेंडिंग पार्टनरशिप्स करने में खासकर एनबीएफसीज और फिनटेक के साथ उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम महसूस हो रही है। कंसर्न उनका क्या है? तो पहला तो टेक्नोलॉजी को लेके कि टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट कैसे होगी, क्योंकि फिनटेक की एक अपनी टेक्नोलॉजी है, बैंक की अपनी टेक्नोलॉजी है। तो दोनों कैसे इंटीग्रेट होंगे, दोनों प्लेटफॉर्म कैसे इंटीग्रेट होंगे, वो इनका एक बड़ा चैलेंज है। दूसरा चैलेंज इनका अंडर राइटिंग पॉलिसीज को लेकर के है, राइट। तो कहीं ना कहीं ये दोनों ही कंसर्न इनके लिए काफ़ी बड़े हैं अगर आप को लेंडिंग स्पेस में जाने की बात कर रहे हो। येस बैंक के जो एमडी हैं प्रशांत कुमार, उन्होंने भी क्लियरली कहा कि जो को लेंडिंग पार्टनरशिप्स है दे आर नॉट प्रोग्रेसिंग इन द राइट डायरेक्शन बिकॉज ऑफ दीज चैलेंजेस। वो कहते हैं को लेंडिंग एक अच्छा है बट कहीं ना कहीं वो सही डायरेक्शन में जा नहीं पा रहा इन दोनों मेजर चैलेंजेस की वजह से। अब लिमिटेड एडॉप्शन क्या हो रहा है? तो मेनी प्राइवेट बैंक्स लाइक येस बैंक हैव ओनली फ्यू एक्टिव को लेंडिंग पार्टनरशिप। अब जैसे येस बैंक है, आपको पता है येस बैंक के पास काफ़ी ज़्यादा लोग अपना कहते हैं ना कि सेविंग लोगों की काफ़ी वहाँ पे कॉर्पोरेट्स की है, क्योंकि थोड़ा येस बैंक अपना इंटरेस्ट रेट हाई रखता है। तो इस वजह से लोग काफ़ी अमाउंट वहाँ पे जमा करते हैं, लाइक एफडीज काफ़ी होते हैं वहाँ पे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ पे उनके भी जो को लेंडिंग पार्टनर्स हैं वो काफ़ी कम है, इस टाइम पे काफ़ी कम एक्टिव है। को लेंडिंग वॉल्यूम स्पेशली फॉर अनसिक्योर्ड लोन्स आर एक्सपेक्टेड टू स्लो डाउन इन द करंट फिस्कल ड्यू टू स्ट्रेस ऑन पर्सनल एमएसएमईज लोन। एक और जो बड़ा चैलेंज यहाँ पे नजर आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो को लेंडिंग का वॉल्यूम है वो भी कहीं ना कहीं अनसिक्योर्ड लोन्स के लिए वो कम होने जा रहा है, राइट। एंड बिकॉज ऑफ दैट जो कहते हैं ना कि क्यों होगा कम, ये बिकॉज क्योंकि स्ट्रेस है किस चीज़ की वजह से, पर्सनल लोन और एमएसएमईज के लोन, ये इन दोनों सेगमेंट में कहीं ना कहीं ग्रोथ है। तो कहीं ना कहीं ज़्यादा बैंक्स का फोकस इन्हीं दोनों सेगमेंट की तरफ है, पर्सनल और एमएसएमई। तो इसलिए को लेंडिंग के वॉल्यूम्स जो है वो अनसिक्योर्ड लोन्स की खासकर वो काफ़ी लो हो रहे हैं, उसका वॉल्यूम कम हो रहा है। एनबीएफसी को लेंडिंग की अगर ग्रोथ की बात करें तो एज ऑफ अप्रैल एनबीएफसी को लेंडिंग एसेट्स अंडर एसेट मैनेजमेंट एयूएम हैज वर नियरली 1 लाख करोड़ बट अनसिक्योर्ड लोन फॉर्म सिग्निफिकेंट पोर्शन। अब देखो, अब तक का जो ग्रोथ रहा है वो लगभग लगभग अप्रैल के डेट की अगर बात करें तो वो 1 लाख करोड़ के आसपास का इसका ग्रोथ देखने को मिलता है, लेकिन उसमें भी मेजॉरिटी पोर्शन वो अनसिक्योर्ड लोन है, राइट। टर्म जो बार बार रिपीट हो रहा है दैट इज कॉल्ड अनसिक्योर्ड लोन्स। तो अनसिक्योर्ड लोन्स वो लोन्स होते हैं जो बिना कोलैटरल के दिए जाते हैं, राइट, कि कोई भी आपको कुछ जमा करने की जरूरत नहीं है, कोई गारंटी देने की जरूरत नहीं है, वो आपको मिल जाते हैं, राइट। तो दैट इज कॉल्ड अनसिक्योर्ड लोन। तो ऑब्वियसली रिस्की थोड़ा ज्यादा होता है। एनबीएफसी मस्ट रिटेन एटलीस्ट 20% ऑफ देयर इंडिविजुअल लोन इन देयर बुक्स अंडर को लेंडिंग एग्रीमेंट्स। अब जो को लेंडिंग के एग्रीमेंट साइन हुए हैं उसमें एनबीएफसीज को कम से कम 20% का इंडिविजुअल लोन रखना होगा फॉर को लेंडिंग एग्रीमेंट्स के लिए, कहीं ना कहीं अपने बुक्स में, वो इंपॉर्टेंट है। कंसर्न ऑफ अंडर राइटिंग एंड एनपीएस, बैंक प्रेफर को लेंडिंग फॉर सिक्योर लोन्स। आपको पता ही है कि बैंक कभी भी जो अपनी आरबीआई का पूरा स्ट्रक्चर है या बैंकिंग सिस्टम का पूरा स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं सिक्योर्ड लोन्स देने में बिलीव करता है कि भाई कुछ कोलैटरल लाओ, कुछ लाओ, कोई गारंटर लाओ तब हम लोन देंगे, राइट। कोई रैंडम चेकिंग करने में बिलीव करता है, प्रोसेस करके सिक्योरिटीज देखकर, रिस्क को देखकर वो लोन देता है। ऑन द अदर साइड जो है जो एनबीएफसीज हैं उनका थोड़ा सिस्टम अलग है, वो लोन दे देते हैं, अनसिक्योर्ड लोन्स भी लोगों को बांट देते हैं, ठीक है। कंसर्न्स ओवर नॉन परफॉर्मिंग, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं चैलेंज क्या है बैंक के लिए, बैंक का एनपीएस बहुत बढ़ जाता है, राइट। बैंक के लिए रिकवरी बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है। और बैंक कहीं ना कहीं डायरेक्टली अब इस वाले केस में तो और भी ज़्यादा बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है बिकॉज ये को लेंडिंग में जाता है। तो इसमें एनबीएफसीज एंड बैंक्स का डायरेक्टली तो इंटरेक्शन भी बोरोस के साथ नहीं होता बिकॉज दे आर इनटू ए पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप में होने की वजह से वो बोरोर से इंटरेक्ट भी नहीं कर रहे, राइट। तो उनके लिए और भी मुश्किल है, अगर एनपीए बढ़ने लगेगा तो रिकवरी बहुत ज़्यादा उनके लिए चैलेंजिंग हो जाएगा, राइट। तो पहले मैंने आपको दो कंसर्न्स बताए थे और ये तीसरा कंसर्न है एनपीए वाला। ये 3 पॉइंट्स यहाँ पे निकल आए। पब्लिक सेक्टर लीडिंग को लेंडिंग की अगर बात करें तो पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वो डोमिनेट कर रहा है इस टाइम पे को लेंडिंग स्पेस में, जबकि प्राइवेट बैंक जो है वो काफ़ी कॉशियस होकर काम कर रहे हैं।
ठीक है, कॉमन पॉलिसीज़ कहीं न कहीं आरबीआई एक कमिटी एसबीआई ने जो अपनी रिकमेंडेशन सबमिट की है डीएफएस को, उसमें वो कह रहे हैं कि कहीं न कहीं स्टैंडर्डाइज़ को लेंडिंग की पॉलिसीज़ होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है, जो कि दोनों पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स दोनों उसको फॉलो कर पाएँ। अभी कोई स्टैंडर्डाइज़ पॉलिसी यहाँ पे नज़र नहीं आती। एडवांटेज क्या होगा को-लेंडिंग का? तो डेफिनिटली ऑब्वियसली एनबीएफसीज़ को बेनिफिट होता है बैंक्स की वजह से। लो कॉस्ट फंड मिल जाते हैं और बैंक्स को भी का लोन बुक भी और काफ़ी ग्रो करता है इसकी वजह से। टेक इंटीग्रेशन सबसे बड़ा फ़ायदा यहाँ पे बैंक्स को होता है, वो टेक इंटीग्रेशन से ही होता है और जॉइंट अंडरराइटिंग जो कहीं न कहीं रिस्क भी डिवाइडेड हो जाता है, राइट? को-लेंडिंग हो रही है तो रिस्क डिवाइडेड हो जाता है। तो उसकी वजह से कहीं न कहीं थोड़ा ट्रस्ट बढ़ता है, थोड़ा बूस्ट मिलता है को-लेंडिंग मॉडल को। चैलेंजेस क्या-क्या एड्रेस करने की ज़रूरत है? तो कहीं न कहीं आपको टेक इंटीग्रेशन पे बहुत काम करने की ज़रूरत है। एंड टू एंड प्रोसेस की विज़िबिलिटी होनी ज़रूरी है दोनों पार्टीज़ के लिए, वो बहुत ज़रूरी है। दूसरा यूनिफ़ॉर्म अंडरराइटिंग पॉलिसीज़ होनी चाहिए, एक प्रॉपर कोर्स करेक्शन होना चाहिए। ये सब कुछ ज़रूरी है इस मॉडल के सक्सेसफुल होने के लिए। तो आई होप कि आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया हो, को-लेंडिंग क्या होती है, को-लेंडिंग कैसे काम करती है और क्या चैलेंजेस हैं, प्राइवेट बैंक्स क्यों कॉशियस हैं, वो सारी बातें मैंने आपको यहाँ पे समझा दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप मेरी सीरीज़ को पसंद कर रहे हो, फाइनेंस वाली सीरीज़, मेरी ईएसआई वाली सीरीज़, योजना वाली सीरीज़ को, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें ताकि और ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये पहुँच पाए। इसमें मैं हर दिन सारे आर्टिकल्स को कवर करने की कोशिश करता हूँ, जो भी मुझे लगता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। थैंक यू और अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी।